हेलो, हेलो सर। मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस सर। गुड इवनिंग सर। हेलो, यस सर। अभी आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर आ रही है सर। हेलो, चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। जेआईबी में जो आपके जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें वन बाय वन हम लोग एलआरएबी में कवर कर रहे हैं। और अभी हमारा जो मॉड्यूल बी था, मॉड्यूल बी की एक यूनिट है जिसमें हमने केस लॉ पढ़े। किसके केस लॉ पढ़े बता सकते हैं? पेमेंट बैंक। सर पेइंग पेइंग बैंक, बैंक। रिस्पॉन्सिबिलिटी पेइंग ऑफ बैंक। पेइंग बैंक, पेइंग बैंक। और हाँ, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो क्या है? कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग कलेक्टिंग बैंक। बैंक। तो दोनों टॉपिक्स में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि उसमें तो जितने भी केस थे उसके किस पे फोकस किया था उसने? पेइंग बैंक को। ठीक है। और जैसा हमने लास्ट केस देखा था, लास्ट केस में कलेक्टिंग बैंक ने अपने आप मना कर दिया था, भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बोल दिया था ना। ठीक है। यस। लेकिन अब जो ये केस लॉ पढ़ेंगे हम, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें पढ़ेंगे? कलेक्टिंग। कलेक्टिंग बैंक। ठीक है। और जब से सीटीएस आया है तब से कलेक्टिंग बैंक की जिम्मेदारी शायद बहुत बढ़ गई है, क्योंकि अगर उसने गलती करी आगे तो अगला वाला जो गलती करेगा उसमें कलेक्टिंग बैंक वाले को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा देगा। ठीक है। तो इसमें देखते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक अकाउंट है बैंक के साथ और बैंक ने उसे चेकबुक इशू किया हुआ है, और चेकबुक टू राम, जिस राम है उसको दिया हुआ है। राम्स ने 400 तो श्याम को देने थे। ठीक है। तो राम ने एक चेक काट दिया श्याम के लिए, और श्याम हैज टू वे टू ऑब्टेन द पेमेंट। क्या है पहला? या तो वो राम के बैंक में चला जाए, या दूसरा कलेक्ट कैश करे। कैसे? किसी और बैंक के थ्रू। ठीक है, विद हिज बैंकर। तो उसने क्या करा, जो बैंकर है उसका उसको देगा और उसको कलेक्ट करा के देगा। ठीक है। श्याम का जो बैंकर है वो कलेक्टिंग बैंक एंड राम्स बैंक, आइडियल बैंक इज द पेइंग बैंक। अब देखो यहाँ पे आप लोग बात करें ना, पेइंग बैंक कौन सा होगा? पेइंग बैंक यहाँ पर वही बैंक है जो ड्रॉई बैंक है, यानी दोनों सेम बंदे हैं यहाँ पे। Above यस सर। illustration, Ram were to post the check to Shyam and same were stolen by। अब इसको एक्स ने चुरा लिया। देखो, राम ने श्याम को चेक देना था और श्याम ने अपने बैंक में देना था, लेकिन इन बिटवीन स्टोलन हो गया वो चेक। ठीक है। एक्स वर टू ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ, और ये जो स्टोलन किया वो किसने किया? एक्स ने किया। तो एक्स ने क्या करा, बैंक गया और अपना एक और अकाउंट खोल लिया। किसके नाम से? श्याम के नाम से। श्याम के नाम पर। The bank that opened the account of X to the collect the proceeds of check would be the collecting bank। तो कोई भी बैंक जो चेक को कलेक्ट करा रहा है उसका नाम है कलेक्टिंग बैंक, चाहे वो श्याम के लिए कराए, चाहे वो एक्स एक के श्याम के लिए। बिहाफ पे कराए। ठीक है। अब प्रोटेक्शन कौन कौन से हैं उसमें? जो कलेक्टिंग बैंक है उसको, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है किसको?
131 में उसके जो प्रोटेक्शन है कलेक्टिंग बैंकर के वो दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? पहला, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ए बैंकर रिसीविंग पेमेंट ऑफ ए चेक, कहाँ नहीं है। हु हैज इन ए गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस रिसीव पेमेंट फॉर ए कस्टमर of a check crossed generally or especially to himself shall not, in case the title of the check proves defective, incur any liability to the true owner of the check by reason only of having received such payment। तो यहाँ पर इसने वो बताया, in case the title of the check proves defective, यानी ये जो ऊपर वाला केस है इसमें टाइटल ऑफ द चेक क्या है? हाँ ठीक है सर, अगर टाइटल ऑफ द चेक भी डिफेक्टिव है तो भी उसकी क्या चीज? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ऊपर वाले केस में टाइटल डिफेक्टिव है या नहीं है? है सर। है डिफेक्टिव ना, जी सर। क्योंकि उसने चुराया हुआ चेक जमा किया हुआ है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो क्या कहता है। अ बैंकर रिसीव्स पेमेंट ऑफ ए क्रॉस चेक फॉर ए कस्टमर विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन, notwithstanding that he credits his customer account with the amount of the check before receiving payment thereof। इसका मतलब क्या है कि जो बैंकर रिसीव करता है पेमेंट वो किस से करता है? क्रॉस चेक से करता है। और किसके लिए करता है? कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए करता है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ द अबव सेक्शन हैव बीन अप्लाइड टू ड्राफ्ट एज पर सेक्शन 131। अब 131 में कहाँ उसे मिलेगा? देखो, कलेक्टिंग बैंक ने वही चीज है जो पेइंग बैंक, जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स वाली होती है, कि वो कैसे काम करे? गुड फेथ में करे। कैसे करे? विदाउट नेग्लिजेंस करे। ही शुड रिसीव पेमेंट फॉर ए कस्टमर। वो जो भी पेमेंट मंगा रहा है वो किसके लिए मंगा रहा है? अपने कस्टमर के लिए। कस्टमर के लिए। चेक शुड बी क्रॉस जनरली और स्पेशली। तो इसी ये जो फोर्थ लाइन है इसी रीजन का एक्शन है कि जब भी आपके पास चेक आता है तो आप चेक को सबसे पहले क्या कर देते हो? क्रॉस कर देते हैं, चाहे वो इधर हो या ना हो। ठीक है, क्रॉस चेक का कलेक्शन करे। अब इन सब बातों में उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? तो पहली ड्यूटी क्या है? ड्यूटी टू ओपन एन अकाउंट विद रेफरेंस एंड सफिशिएंट डॉक्यूमेंट। तो जिसका भी आप अकाउंट खोलेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है उनके साथ खोलेंगे, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं? केवाईसी है। ठीक है, तो अब एक केस है यहाँ पे, इंग्लिश डिसीजन लैडब्रॉक वर्सेस टॉड कैन बी रेफर टू इट इन केस थीफ स्टोल ए चेक इन ट्रांजिट एंड कलेक्ट द सेम थ्रू बैंक। जो ऊपर केस था सेम वही है, वेयर वी हैड ओपनड एन अकाउंट विदाउट रेफरेंस और बाय पोजिंग हिमसेल्फ एज अ पे। तो आपने क्या कर दी यहाँ पे? एक अकाउंट Mistake ओपन कर कर दिया। हाँ, नहीं अकाउंट ओपनिंग तो करी, लेकिन विदाउट रेफरेंस एंड बाय पोजिंग हिमसेल्फ एज ए पेई हुज सिग्नेचर द थीफ फोर्स्ड। मतलब ये भी नहीं गौर किया कि इसने फर्जी साइन किए हैं या कुछ ऐसे, कुछ भी उसने गौर नहीं किया और उसका अकाउंट खोल दिया और कलेक्शन हुआ और थीफ ने पैसा निकाल लिया। द बैंक वाज हेल्ड लायबल टू मेक गुड एन अमाउंट सिंस एक्टेड नेग्लिजेंटली व्हाइल ओपनिंग द अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक और केस है, सिंडिकेट बैंक वर्सेस जयश्री इंडस्ट्री का। तो उसमें क्या हुआ, इस वाले को ध्यान से देखिए कि एक अकाउंट खोला गया है अपीलेंट ने, कौन सा? मिस्टर मैसेस एक्सेल कंडक्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, बाय प्रोपराइटर आर के व्यास। तो उसमें क्या हुआ, ए पर्सन मिस्टर नानजुंडे गौड़ा who was having a small shop at the address given by the account holder gave the interest। अब इसने जब अकाउंट खोला था तो उसने जिसने अकाउंट खोला उसने एक इंट्रोडक्शन दिया स्मॉल शॉप वाले का। द एड्रेस ऑफ द अकाउंट होल्डर गिवन इन द अकाउंट होल्डर वाज जस्ट अपोजिट द अपलेट। और उसने वो अकाउंट कहाँ खोला? जहाँ उसकी शॉप थी उसके सामने बैंक था, वहां पर उसने अकाउंट खोल लिया। और किस नाम से खोला? मैसर एक्सेल कंडक्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म
The name of the account holder was given Messrs Excel Conductors Industries by proprietor R.K. व्यास। ठीक है। No information was sought, inquiry neither held in corporation of the account। आपको याद होगा आज सुबह मैंने बोला था जब प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट खोलेंगे तो क्या मांगेंगे आप, बोला था सुबह। Memorandum Yes, of sir. association. Memorandum of association. तो यहाँ पर भी वो ये कह रहा है कि नो इन्फॉर्मेशन वाज सॉट और इंक्वायरी नाइदर हेल्ड एज टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर नॉर वाज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रिजोल्यूशन। तो ये वाले कागज को क्या नहीं किया गया, स्क्रूटनाइज नहीं किया। स्क्रूटनाइज नहीं किया गया। ठीक है। 3 जनवरी 1979 को 3 जनवरी 1979 को पार्टनर ऑफ फर्म ए परचेज। तो अब ए बंदा है, इसने क्या इशू कराया, ड्राफ्ट। ठीक है। कहाँ से, कितने अमाउंट का, स्टेट बैंक का अहमदनगर में। और उसने किसके नाम कराया, मैसर्स एक्सेल कंडक्टर्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम, मैसर एक्सेल्स कंडक्टर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम कराया। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, और वो ड्राफ्ट वाज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट विद द अपीलेंट। ये जो ऊपर वाला है अकाउंट, वहां पे 5 अक्टूबर को इस अकाउंट में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है। एंड द अमाउंट वाज कलेक्टेड बाय द अपीलेंट एंड क्रेडिटेड टू द अकाउंट इतना ऑन 10th द मनी वर विड्रॉ। और 5 को लगाया, 9 को आया, 10 को निकाल लिया। द पार्टनर ऑफ ए फाइल्ड, ये जो जिसने ड्राफ्ट बनाया था उसने सूट फाइल किया अगेंस्ट द अपीलेंट, उस बंदे के नाम। किस बंदे के नाम, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसके नाम। ठीक है। एक्सेल कंडक्टर। और हाँ, और बैंक के नाम कि भैया ये पेमेंट किसी ने रॉन्गफुली कलेक्ट कर लिया, उस अपीलेंट ने, और स्टेट बैंक ने उसका पेमेंट कर दिया। अब क्या होता केस में, हाई कोर्ट ने क्या गया, उसने कहा देयर वाज फेलियर टू फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। जो हम ऊपर बात कर रहे थे, अगर आपके सामने, आपकी बैंक के सामने कोई लिमिटेड ऑफिस है तो क्या आपको मालूम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, चाहे आप उसके वहां चाय पिए या नहीं पिए। क्या माना इसे, नेग्लिजेंसी। क्यों, क्योंकि चाय की दुकान तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन नाइक का शोरूम आपके स्टेट बैंक के सामने है और आपको नहीं पता, रोज आप आते जाते हैं। ठीक है। तो प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग अकाउंट इन द नेम ऑफ किसके, लिमिटेड लिमिटेड कंपनी। कंपनी। भाई वही जो सुबह बात हो रही थी कि करंट अकाउंट खोलने आया और आपने एमओए नहीं मांगा। That the account was opened if it was a proprietary concern, the staff of the appellant bank did not bestow sufficient care even the notice of the word limited। एक बार को प्रोप्राइटरशिप का करंट अकाउंट वो खोल सकता था कि कोई भी गली में कोई दुकान होगी, लेकिन लिमिटेड का मतलब एक बहुत अच्छा रजिस्टर्ड ऑफिस किसी कंपनी का। सच एज एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट और विड्रॉल ऑफ अमाउंट, मतलब ओपनिंग ऑफ अकाउंट में तो गलती करी और विड्रॉल करते समय भी गौर नहीं किया, कोई कंपनी वाला पेमेंट लेने आ रहा आपसे। हाई कोर्ट फेल्ट दैट हैविंग एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन इट वाज एन एप्लीकेशन proprietary concern, strangely the applicant bank allowed the account to operate the name of the limited। तो प्रोपराइटर कंसर्न था और अकाउंट किस नेम में खोल दिया उसने, लिमिटेड में। क्यों खोल दिया, क्योंकि जो चेक आना था उसमें ये लिमिटेड वर्ड, बोलिए, लिमिटेड वर्ड था। और उसने जानबूझ के वो जो अकाउंट खुलवाया वो इसीलिए तो खुलवाया लिमिटेड नाम से, लेकिन वो लिमिटेड था नहीं। वो बंदा क्या थी, प्रोपराइटरी कंसर्न थी। क्योंकि अगर वो लिमिटेड होता तो उससे क्या लेना चाहिए था आपने, एमओए, ऑफ एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेशन का वो सर्टिफिकेट, रिजोल्यूशन।
दैट वाज देयरफॉर लैक ऑफ केयर ऑन द पार्ट ऑफ द एप्लेंट बैंक, ठीक है। तो इसमें कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड क्लेमिंग प्रोटेक्शन, अगर आपको सेक्शन 131 में क्लेम लेना है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि बैंक ने क्या गलती करी। तो बैंक ने क्या करी, द बैंक शुड एक्ट एज ए गुड, बैंक ने गुड फेथ में काम करना है, विदाउट नेग्लिजेंस करना है, ठीक है, और इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, जब भी कलेक्शन कराता है, दैट द बैंकर। अच्छा, इसमें बैंक ने कलेक्शन कैसे कराया ये बता सकते हो? बैंक ने करंट अकाउंट खोला, उस करंट अकाउंट में क्या डिपॉजिट हुआ? डीडी। डीडी या चेक, ठीक है, डीडी, हाँ डीडी चेक, डीडी जो है जमा हो गया। तो अगर आप जिस भी ब्रांच में पहली बार इंस्ट्रूमेंट आता है उसको हम कौन सा बैंक बोलते हैं? कलेक्टिंग बैंक। कलेक्टिंग बैंक बोलते हैं। पहली बार जहां जमा होता है, ठीक है, भले ही वो अपने बाद अपने बैंक में भेजे दूसरे बैंक में, लेकिन पहले वाले को हम कलेक्टिंग बोलते हैं। एक्ट एज मेयर एजेंट इन द कलेक्शन ऑफ चेक एंड नॉट ऑन हिज अकाउंट होल्डर। तो उसने बोला कि जब भी आप पेमेंट लेंगे वो अपने अकाउंट होल्डर के लिए ही लेंगे। दैट द बैंकर शुड रिसीव पेमेंट फॉर ए कस्टमर, act as mere agent in the collection of check and not on his account as a holder. That the person for whom banker acts must be his customer. ये भी एक बात हो गई। That the check should be one cross generally, और इतनी चीजों का ध्यान रख के कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब हाई कोर्ट ने क्या किया था? हाई कोर्ट ने कहा था, उसने कहा कि जो ड्राफ्ट ड्राउन हुआ किसके फेवर में ड्राउन हुआ? बेनामी नाम से ड्राफ्ट बेनामी कह लो आप, है ना, ठीक है। इट कुड नॉट बी सेड दैट ओनरशिप इज टू ट्रांसफर टू ए नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द क्वेश्चन वेदर द बैंक एज ए कलेक्टिंग बैंकर एक्टेड नेग्लिजेंटली और not। तो सिंपल सी बात है, उसने जो है किसी नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन के नाम वो खाता खोल के वो काम कर दिया। द ओनरशिप वुड पास टू द ट्रू ओनर। The High Court did not consider it necessary to decide as to what extent person obtaining a draft in favor of fictitious person would lose the ownership in favor of the bona fide holder in course। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, the High Court did not consider it necessary to decide as to what extent a person obtaining a draft in favor of a fictitious person। तो हाई कोर्ट ने क्या नहीं कंसीडर किया? उसने कहा इट डिड नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू डिसाइड कि वो एक किस पर्पज के लिए, किस लिए वो बंदा ड्राफ्ट को वो कर रहा है, ठीक है। obtaining a draft in favor of fictitious person would lose the ownership in favor of a bona fide holder in course। हेलो हेलो यस सर। Yes, sir. हेलो, Yes, sir. हेलो सर, आवाज आ रहा है? हेलो,
आवाज Yes, sir. कंटिन्यूस आ रही है, टूट के आ रही हाँ है? सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर। आ रही है। ये लास्ट पॉइंट हम देख रहे थे। A draft in favor of a fictitious person would lose the ownership in favor of the bona fide holder in due course. अगर fictitious person उस ड्राफ्ट को ऑब्टेन करता है तो क्या कहता है? would lose the ownership in favor of bona fide. कहने का मतलब है अगर कोई fictitious person ने कोई सामान खरीद लिया लेकिन उसके बावजूद वो होल्डर इन ड्यू कोर्स की ओनरशिप को नहीं ले सकता। ये बात समझ में आई? नहीं यस सर। सर। सर होल्डर अरे इन बात- ड्यू कोर्स क्या होता है? हाँ वही बता रहा हूं मैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स जैसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स समझ रहे हैं ना हम लोग, तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब बहुत सारी सावधानियों के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स होता है, यानी जिसको लॉ एग्री कर जाए कि हाँ ठीक काम किया है। ऐसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स भी वो है कि एज पर लॉ जो बोनाफाइड बंदा है जिसका वास्तव में वो चेक है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको एक चेक मिल जाए, ठीक है, और आपका नाम भी राम है, उसका नाम भी उसमें लिखा हुआ भी राम है, तो आप होल्डर तो हो गए। क्या आप होल्डर और इन ड्यू कोर्स हैं उसमें? नहीं सर। नहीं। मींस लीगली आपका राइट होना चाहिए उस पे। तो ये यहां बता रहा है कि जो फिक्सिशियस पर्सन होता है वो बोनाफाइड के होल्डर इन ड्यू कोर्स के राइट नहीं होते उसके पास। सर जो बैंकर है वो कैसे डिसाइड करेगा कि कौन होल्डर इन ड्यू कोर्स है कौन नहीं है? जैसे राम का आपने एग्जांपल दिया, अगर वो चेक लेके ब्रांच में आता है और पेमेंट के लिए बोलता है तो बैंक को तो फिर देना ही पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं हाँ, इस केस में अगर उससे प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिया जाता सर तो उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स बोला जाता था, लेकिन डॉक्यूमेंट लेने में ही गड़बड़ी हो गई ना, इसलिए वो बेनामी नाम से खाता हो गया, इसलिए ही इज नॉट ए होल्डर इन ड्यू कोर्स। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं बीच बीच में आवाज गायब हो जा रही है। ठंडी लगी सर उसको। नहीं नहीं, ठंडी होता तो है सर, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ठंडी तो हो बोलते रही हैं है, इसको। 3 डिग्री सेंटीग्रेड है आज यहाँ पे। इसलिए बोला ना हाँ, सर, सर ठंडी आवाज लगी। क्लियर आ रहा है इधर उधर। हाँ, आपका वो शायद वेदर ब्लूटूथ क्लियर वगैरह नहीं है चार्ज ना। नहीं होगा तो इसलिए दिक्कत होगा। चार्ज नहीं रहता है हाँ, तो हो ब्रेक होता है आवाज। तब भी दिक्कत होती है ना। हाँ इसको चार्ज कर दो भाई। सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि इसमें चार्जिंग नहीं। हमें क्या मालूम। बड़ा अच्छा जवाब ढूंढा था मैंने उसका। आपने पूछा था कि बैंकर को कैसे पता लगेगा कि असली राम है या नकली राम है। अगर आप इतनी बात सरकार को बोल पाते क्या ये सब सरकार- स्कीम हम नहीं चला पाएंगे, तो कितना अच्छा रहता। मीन्स तो सरकार तो बोलती है सब जगह राम है। हाँ, तो वही इसका कोई क्रॉस चेक नहीं है। ये जो हम केस पढ़ रहे हैं, इस केस में भी हमको कैसे पता लगेगा कि ये वही कंपनी का अकाउंट है? मतलब इसको बोलते हैं ड्यू डिलीजेंस। क्या वर्ड है? ड्यू डिलीजेंस। अच्छा, अब आप बताओ कि जो ये फ्रॉड पकड़े जाते हैं, फ्रॉड कैसे पकड़े जाते हैं? कुछ ऐसा एक्टिविटी ऑब्जर्व हो जाता है जिसे आप शक में आते हैं, ठीक है, और जब शक में आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अब आपके पास राम का चेक आ गया,
और राम वो है और आपने पेमेंट कर दिया, तो क्या आप ड्यू डिलीजेंस में कमजोर थे? नहीं थे। कमजोर तो नहीं लेकिन थे ये जो केस है इसमें कमजोर थे। अकाउंट खोलते दूसरी हो बात, केवाईसी में। जब राम अपना वो लेके आया, अकाउंट खुलवाया उसने, तो अगर उसी का नाम बिल्कुल मैच कर रहा है आधार वगैरह से, तो आप ड्यू डिलीजेंस में कमजोर नहीं है। एक और बात, जब भी कोई अकाउंट खोलने आता है उससे आप 4 सवाल पूछते हो नहीं पूछते हो? पूछते हैं सर। पूछते हैं सर। पूछते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? ड्यू डिलीजेंस। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपके वहां अकाउंट खोलने आया, आपने उससे पूछा क्यों खोल रहे हैं अकाउंट, तो वो ना ऐसे ही पैसे जमा करने, तो 40 साल की उम्र हो गई, आज ऐसे ही पैसे जमा करने की याद कहाँ से आ गई उसको? तो आमतौर पे अकाउंट खोलने क्यों आता है वो, कोई बताएगा? सेविंग करने के लिए। सेविंग करने नहीं आता हो। फ्रॉड करना। सर पैसा सब्सिडी का पाने के लिए आता है। सब्सिडी का, या आपका कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे बैंक अकाउंट खुलवाएगा, आपसे चेकबुक इशू कराएगा और कहीं से क्या लेगा, लोन। लोन लेगा, लेगा। और वो चेकबुक आपकी वहां दे देगा। हाँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है। इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड appellant, बैंक वाज हेल्ड टू हैव एक्टेड विदाउट टेकिंग केयर। क्लियर है ना? इसमें भी आप लोग भी सहमत है इस बात से? यस सर, यस सर। तो सेक्शन 131 जो है वो कलेक्टिंग बैंक को क्या करता है, ये डाउट क्रिएट कराता है कि आपने प्रॉपरली काम किया या नहीं किया। और उसने जो है जब अकाउंट खोला, करंट अकाउंट, और उस पर चेक जमा, ड्राफ्ट जमा किया, तो उसने ड्राफ्ट जमा करते समय नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई। किस समय नेग्लिजेंसी दिखाई? खाता खोलते अकाउंट खोलते खाता समय। खोलते समय। और वो खाता खोलते वाली समय जो थी वो एक तरह से इसमें कौन सा वाला होगा? एक तो आप पहला वाला मान सकते हैं, और दैट द पर्सन ऑफ whom द बैंक्स एक्ट मस्ट बी ए हिज कस्टमर। इन दो बातों पे ध्यान रखते हुए उसने बोला। आगे देखिए, दूसरा केस है यहाँ पे, नेग्लिजेंस ऑफ द कलेक्टिंग बैंकर विच हैड ओपन द अकाउंट ऑफ द आफ्टर प्रॉपर इंट्रोडक्शन। उसने बिना विटनेस के खोल दिया, लेकिन अब तो विटनेस वाला क्या कर दिया है बैंक ने? नहीं है सर, जरूरत नहीं है। विटनेस अब नहीं। ठीक है सर, अब विटनेस का briefly the जरूरत नहीं fact were that one, D had opened an account with Salem branch of बैंक A। तो एक ने अकाउंट खोल दिया, और the branch had taken D to said branch, had informed the manager that D was a man from Indore and that he wanted to open a bank account and able to him to purchase carpet from Salem। तो वो था तो कहीं और का, डी बंदा है, कहाँ का था वो? इंदौर का। और अकाउंट कहाँ खोला उसने? सलेम का में। खोला। सलेम ठीक है। हाँ, और बैंक थी यहाँ पर नहीं, ए सलेम बैंक। ब्रांच है सर, मद्रास के पास एक जगह है सलेम। हाँ, मैं बोलता रहा हूँ सलेम ब्रांच। यस सर, ब्रांचें जो है नाम के, प्लेस के नाम पे ही तो होती हैं। यस सर। पर्स देना। Although Bank A had claimed that the customer who had introduced D was a well known। अब उसने डी को किसी ने क्या किया? इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस भी किया। And was a leading merchant of Salem, had a large volume business। It was found that evidence recorded a court
that these claims were not true. The introducer has an account and had some fixed deposit with the bank A. The transaction were the partly ये वर्ड देखना बुक में क्या लिखा हुआ, यही लिखा है सर। The transaction were for paltry amounts and the amount standing to credit of the introducer at a relevant time was only इतना। तो इसका मतलब होगा क्या, स्मॉल। On 12th June 1969, M obtained a demand draft for कितने ₹20 और उस 20 को क्या बना लिया उसने, 29,000 बना लिया है, बना दिया। ड्रॉन इन फेवर ऑफ डी। तो पहला तो उसने सिर्फ 20 रुपए का ड्राफ्ट इशू कराया और बाद में क्या करा, उस 20 रुपए के ड्राफ्ट को 29,000 का बना दिया। डी ने क्या करा, प्रेजेंट किया वही ड्राफ्ट, कहाँ पर, अपने अकाउंट में, सलीम ब्रांच में जो खोला था। एन अमाउंट वाज कलेक्टेड बाय बैंक ए फ्रॉम बैंक बी एंड क्रेडिटेड टू अकाउंट ऑफ डी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने क्या किया, द ड्राफ्ट ड्रॉन वाज ड्रॉन ऑन द ब्रांच ऑफिस ऑफ बैंक बी इन फेवर ऑफ डी ऑफ ए कंपनी एंड ए कंपनी, इन फेवर ऑफ ए डी एंड ए कंपनी। ये क्या मतलब हुआ इसका, जो बोलो। डी कंपनी का नाम है सर, डी कंपनी पेबल एट कोचिन, मतलब यहाँ ऊपर जहाँ पे था ना डी, इन फेवर ऑफिस ऑफ द बैंक इन फेवर ऑफ डी। हाँ, डी एंड कंपनी जैसे रहता है ना सर, मतलब कंपनी का नाम है डी एंड कंपनी, और क्या। नहीं वो तो करा, लेकिन यहाँ तो डी आ रहा हमारे सामने बार बार। यस सर। चलो आगे देखते हैं। सलीम ब्रांच में आया तो बैंक बी केम टू नो कि उसने क्या किया था, ड्राफ्ट 20 रुपए का था और डीएन कंपनी के नाम इशू हुआ था, पेबल एट कोचीन हुआ था, नो ड्राफ्ट ऑफ इतने का कोई भी इशू नहीं हुआ। एट वंस सलेम ब्रांच बैंक ए वाज कॉन्टेक्टेड, वाज इन्फॉर्म द फ्रॉड, बट अनफॉर्चुनेटली बैंक ए हैड ऑलरेडी पेड द लार्ज पार्ट ऑफ द ड्राफ्ट टू डी अंडर सेल्फ चेक, पेमेंट कर दिया। अब बैंक डी ने क्या किया, फाइल सूट किया किसके, कलेक्टिंग बैंक के। क्यों, क्योंकि ये जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें कलेक्टिंग बैंक की गलतियां निकालनी है कि कलेक्टिंग बैंक ने ये नहीं देखा कि ये ड्राफ्ट कितने रुपए का था ओरिजिनली, 20 का, और ये इसने बना दिया कितना, 29, ऑन द ग्राउंड दैट कलेक्टिंग बैंकर हैड बीन नेग्लिजेंट व्हाइल ओपनिंग एन अकाउंट। तो उसने ये प्ली लिया कि भैया अगर आपने गलत आदमी का खाता नहीं खोला होता तो आज इस चेक का कलेक्शन गलत नहीं होता। ठीक है, द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट कलेक्टिंग बैंक हैड ओपन अकाउंट, mere introduction in one account holder, knowing fully well that his said account holder was not a well-known leading merchant and had no large business with it at a relevant time. Further, collecting banker had not independently questioned D about his question. वो जो कहते हैं जब आप उसके अकाउंट खोल रहे हैं तो उससे आप पूछेंगे कि आपका बिजनेस क्या है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस क्या है। ठीक है, when D stated that he had come from Indore, a manager of the collecting banker did not even care
टू फाइंड आउट हिज परमानेंट एड्रेस, मतलब उसका परमानेंट एड्रेस मिल गया। When in the application for opening account, the address given was that of the introducer. Moreover, when he told to the managing collecting banker that he had not until then opened any account, although he had come from Indore to Salem to do business. तो वो ये कह रहा है कि उसने बताया था मेरा कोई बिजनेस नहीं है लेकिन मैं बिजनेस करने आऊँ। द कलेक्टिंग बैंकर बिफोर ओपनिंग द अकाउंट शुड हैव बीन मोरल। तो इसमें किसकी गलती आई पूरी? कलेक्टिंग बैंक की ये गलती आई कि उसने जिस बंदे का अकाउंट खोला था वो प्रॉपरली अकाउंट नहीं खोला। अगर उसने सही अकाउंट खोला होता तो ये फ्रॉड नहीं होता। ड्यूटी टू कंफर्म द रेफरेंस वेयर द रेफरेंस इज नॉट नोन और हैज गिवन रेफरेंस इन एब्सेंटिया। एब्सेंटिया का मतलब कि जो भी वो विटनेस टाइप के ले रहा है वो यहाँ मौजूद नहीं है। अगर वो मौजूद है तो आप उससे 2 सवाल पूछ लोगे, और अगर मौजूद नहीं है सिर्फ साइन करा के ले आते हैं लोग। यस सर, यस सर। तो वो कंफर्म करना है उसने कि भैया आपने किए हैं इसके साइन। एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस बैंकर इन इंडिया ओपनिंग इंट्रोडक्शन बाय एन एग्जिस्टिंग कस्टमर दिस मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल स्पेशली व्हेन द ब्रांच इज न्यूली ओपन। तो उन्हें कहते हैं अरे भैया अकाउंट खोल दो, छोड़ो विटनेस छोड़ो, या अरे किसी की करा दो, कुछ भी करा लाओ। तो बिजनेस लेना होता है ना उन्हें। In such case, the customers are required to get references from known person in the locality. तो ये सब करना पड़ता है यहाँ पे, इसको हम ज़्यादा नहीं पढ़ रहे। वो सब डॉक्यूमेंट KYC जो हमने पढ़े थे वो सब करना पड़ता, ठीक है। Only in the case of very small customer, this requirement, तो आजकल नया रूल आ गया ना, with the introduction of KYC norms, obtaining introduction becomes redundant and रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन डिस्पेंस विद। तो आजकल नए KYC में अब नया केस आएगा तो उसमें नई जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हार्डिंग एंड लंदन जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे। एन अकाउंट वाज ओपन फॉर ए न्यू कस्टमर आफ्टर कंप्लाइंग विद द नेसेसरी फॉर्मेलिटी। द अकाउंट वाज नॉट ओपन बाय डिपॉजिट इन कैश, डिपॉजिट ऑफ एज द यूजुअल प्रैक्टिस, बट वाज ओपन बाय पेइंग ए थर्ड पार्टी चेक। तीसरे आदमी का चेक लिया और अकाउंट खोल दिया। मींस ए ने अकाउंट खोला और उसमें किसी बी ने चेक जमा कर दिया। द बैंकर इन केस मेड इंक्वायरी विद द कस्टमर हु देयर अपॉन प्रोड्यूस्ड ए फोर्स्ड लेटर इशूड बाय द एम्प्लॉयर गिविंग हिम पावर टू डील विद द चेक। और उसने एक ऐसा लेटर दिया जिसमें उसको बोला था कि आप अपनी कंपनी के चेक काट लो। It was thereafter found that check was stolen by the customer and credited the अपने अकाउंट में। The bank was held negligent for the failure of make necessary inquiry from the employer as to whether customer who was employee held। तो इसमें ये पूछा भाई अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय अपने खाते में पैसे डाल रहा है कंपनी के चेक से, तो ब्रांच मैनेजर को चाहिए, अकाउंटेंट को चाहिए उस कंपनी से पूछ ले भाई ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। ड्यूटी टू इंश्योर क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग होने की बात आई तो यहां पर इफ चेक इज क्रॉस टू सम अदर बैंकर दे शुड रिफ्यूज। तो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे बैंक का नाम लिखा होता है और वो जमा कहाँ पर हो रहा है, SBI में। तो क्या हो सकता है, कलेक्शन कहाँ से आ रहा है, SBI से। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज। Similarly, where the check is crossed to a specific account, किसी अकाउंट होल्डर के नाम लिखा हुआ, नंबर भी लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। In case non-negotiable crossing, banker cannot held negligent merely because of collection of such instrument. In the case of Crumpling versus London, it was held a non-negotiable crossing is only one of the factor amongst other to be considered to decide about the banker's negligence, and that the mere taking for non-negotiable check cannot be held to be evident। यहाँ ये कह रहा है कि अगर नॉट नेगोशिएबल लिखा हुआ है तो केवल उसी आधार पर गलती तय नहीं होगी, वो कोई एक आध गलती और हो प्लस ये वाली भी गलती हो तो उसको स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इसने बोला ना वन ऑफ द फैक्टर्स अमंग्स अदर
कि और कौन कौन से फैक्टर थे, उनके साथ ये भी फैक्टर ले लो। क्या कह रहे हो? ड्यूटी टू वेरीफाई द इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अपरेंट डिफेक्ट ऑफ दैट। तो अगर पहले से ही आपको डिफेक्ट दिख रहा है तो उस इंस्ट्रूमेंट की वेरीफाई, जैसे मान लिया कई बार कोई कटा फटा चेक होता है, ठीक है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो रही, कुछ हो रहा है, आप उससे पूछना चाहते हैं, तो आप वेरीफाई करिए उसको। Sometimes the instrument which is present for collection would convey to the banker a warning, मतलब उसे देखते ही कुछ आपको अलर्ट मिल रहा है। The customer who has presented the instrument for collection, तो उसमें क्या करना है आपको? Committing a breach of trust, misappropriating the money belonging to some others. In case the banker does not need the warning, he does not heed. Heed का मतलब होता है कोई चिंता करना। In case the banker does not heed, उसने कोई चिंता ही नहीं की, परवाह करना, विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूडेंट, एक प्रूडेंट बैंकर को जो करनी चाहिए, देन ही कुड बी हेल्ड लाइबल, तो वहां पर उसको नेग्लिजेंस ग्राउंड पर लाइबल होगा। केस देखिए कौन सा है। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कंपनी पेड इनटू हिज प्राइवेट अकाउंट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि कई सारे चेक उसने अपने अकाउंट में जमा कर दिया है, तो ये पॉइंट है कि बैंकर को ऐसा नहीं करना चाहिए। which were to be paid into company account and bank was held negligent, ठीक है। अगला है the check which were payable to the employer was collected by the employee in a private account and bank was held liable, ये भी वही केस है। उसमें two dishonest clerk of the stock broker stole bearer check belonging to their company, तो उसके वो उनके कंपनी के चेक थे, उसने क्या करा, अपनी वाइफ के अकाउंट में वो डाल दिया, तो ये भी नेग्लिजेंट है। इट वाज हेल्ड दैट बैंक had been negligent in opening the clerk account in as much as they had to obtain an employer's name while opening the account and that in the case of his wife's account, तो ये हो गया। अगला केस क्या है? An agent paid his principal check into his personal, ये भी एक हुआ, अपने पर्सनल अकाउंट में। बैंक वाज चार्ज विद द कन्वर्जन का मतलब उन्होंने मतलब इस काम को नॉर्मल उससे बदल दिया। द बैंक डिफेंडेड सेम बिकॉज देयर वर इम्प्लाइड अथॉरिटी फ्रॉम द प्रिंसिपल टू हिज एजेंट टू यूज प्राइवेट अकाउंट फॉर, तो यहाँ पर बैंक ने क्या लिया? बैंक ने कहा कि अगर कोई प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई काम एजेंट करता है तो एजेंट को वो सारी पावर दे देता है जिससे उसका काम चले। दो द बैंकर वाज नेग्लिजेंट इन डीलिंग विद द चेक्स विदाउट स्पेसिफिक अथॉरिटी, द बैंक एस्केप लायबिलिटी सिंस इट वाज फाउंड दैट द प्रिंसिपल हैड इन फैक्ट ऑथराइज हिज एजेंट टू यूज हिज प्राइवेट अकाउंट। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि बैंक इसलिए बच गया था कि प्रिंसिपल ने, जो मेन था बंदा, उसने अपने एजेंट को पहले से कुछ अथॉरिटी दे रखी थी, किस बात की? डील करने की, कंपनी के मैटर को, कंपनी के पैसों को डील करने की अथॉरिटी दे रखी थी। तो यहाँ पर जो एजेंट को पेड किया गया उसको क्या माना गया, सही या गलत? बच गए, बैंक को बचा लिया, बैंक बच गया। नहीं, एजेंट का काम सही माना या गलत माना? जो एजेंट अपने प्रिंसिपल के चेक को, अपने प्रिंसिपल चेक का मतलब सही तो नहीं था पर गिना जाएगा सही। प्रिंसिपल चेक का मतलब है जो मेन बंदा जिसके लिए वो काम कर रहा है उनके चेकों को अपने अकाउंट में लेने लगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में जब आप यूपीआई या गूगल पे करते हैं तो किसके अकाउंट में करते हैं? कंपनी के अकाउंट में जाता है, मतलब उसके अकाउंट में बहुत कम है। नहीं, वो उसी के नाम से इंडियन ऑयल हम आप रोज करते हैं, पेट्रोल पंप का नाम आता है रोज। सर वो यूपीआई के अकाउंट में जाता है। हाँ जाता है ना, लेकिन आजकल एक प्रैक्टिस हो गई है
कि यूपीआई के अकाउंट में जब वो जाता है तो उसका एसएमएस एक नंबर पे आता होगा और वो फोन किस किस को दिखाते रहे। तो उन्होंने आजकल प्रैक्टिस कर ली है। क्या प्रैक्टिस कर ली है कि उसका पेमेंट पर्सनल जो एम्प्लॉय है ना वहां पे उनके उसमें जा रहा है, शाम को हिसाब ले लेते हैं। चलो कभी एक्सपीरियंस करना इसका। सर हम आज ही इन करके आए थे, मॉरिशन इसमें नाम आ रहा है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप नैतिक पेट्रोलियम। अरे आपका आ रहा है ठीक है, जी लेकिन सर। मैंने कहा आजकल ये प्रैक्टिस भी कर ली है उन्होंने जी कि जी जो ओके। उनके एम्प्लॉय होते हैं ना उन्हीं का गूगल पे सेटअप कर दिया, क्योंकि वो फोन उनके पास है। जैसे ही पैसा आएगा तो उनके पास एसएमएस आएगा, उन्हें कंपनी का फोन नंबर नहीं चेक करना पड़ेगा, ना ही कहीं जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। और जो कंपनी के ओके अकाउंट ओके। वाले होते हैं वो क्या करते हैं, ऑफिस में जाके पूछते हैं हाँ भाई आ गया। आप तो देखना। बार बार नहीं पता करना पड़ेगा उनको। हाँ वो अपना फोन में ही आजकल कर लेते हैं, शाम को हिसाब दे देते हैं। जी जी ओके। ठीक है, तो इस केस में क्या किया गया, मैनेजर ऑफ द प्लेंटिफ वाज परमिटेड टू ड्रॉ चेक्स पर प्रो हिज एम्प्लॉयर and he draws some checks payable to himself which he collected into the private account. Bank was held negligent for collecting such check without making necessary. तो उसने बिना इंक्वायरी के कंपनी के चेक अपने एम्प्लॉय के उसमें डाल दिए थे और चेक इंक्वायरी नहीं करी। ड्यू टू टेक इनटू अकाउंट द स्टेट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। अब स्टेट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट से क्या मतलब है, यहाँ देखिए। The collecting banker is required to take into account the status of the customer and the various transactions that have taken place in the customer's account to know the circumstances and standard of living. तो वो बंदा 5-5 करोड़ के चेक ले आ रहा है और वो बहुत उस लायक बहुत गरीब है मान लिया। फॉर एग्जाम्पल पर्सन इज एम्प्लॉय, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज ए क्लर्क, और उसका जो है सैलरी से बहुत ज़्यादा पैसा डाल रहा है, तो वो आपको सस्पिशियस लगना चाहिए। तो वहाँ पे ड्यूटी है बैंकर की कि इसको सही से देखे। ठीक है, केस में क्या है, तो वहाँ पर है एक प्लेंटिफ हुवर मैन्युफैक्चरर ऑफ लेडी फुटवेयर, ठीक है, वर डिफ्रॉडेड बाय देयर सेक्रेटरी एंड वर्क्स अकाउंटेंट हु कन्वर्टेड 9 चेक पेबल टू पेनल्टी इनटू हिज अकाउंट। तो कंपनी का था मामला और वो उन्होंने अपने अकाउंट में लिया। सेक्रेटरी ओपन एन अकाउंट एट डिफेंडेंट बैंक्स इन ए फॉल्स नेम एज रेफरेंस गेव हिज रियल नेम। द बैंक देन thereupon called the reference and got the satisfactory reply। तो जो रियल लोग थे उनका रेफरेंस दिया और वो आए, उनसे पूछा हाँ जी खुलवा रहे खाता, ठीक है, और ये और बता दिया कि भैया ये कस्टमर अभी ऑक्सफोर्ड से आया है, ठीक है, और उसका अकाउंट खोल दो बिजनेस सेक्टर, जैसे वो सलीम वाला था। द सेक्रेटरी देयर अपॉन परसिस्टेंट 9 चेक एग्रीगेटिंग इतने पाउंड, दी चेक वर ड्रॉन ऑन द प्लेंटिफ, दे स्यूड द डिफेंडेंट बैंक हु हैड कलेक्टेड अ चेक। तो इसमें बैंक की क्या गलती है ये देखते हैं। कोर्ट हिल्ड दैट द कलेक्टिंग बैंक वाज नेग्लिजेंट इन एज मच एज कलेक्टिंग बैंक डिड नॉट टेक नेसेसरी प्रिकॉशन बिकॉज अमाउंट्स कलेक्टेड वर इनकंसिस्टेंट विद द बिजनेस। मीन्स कितना बड़ा अमाउंट था ये, इतना इंटू 80 लगा लो आजकल, तो कितने का हो 90 गया चल रहा है सर। है? चलो 90 कर दियो, तो कितने का हो गया 4,50,000 का। तो उस अकॉर्डिंग जो वो काम करता था, उसके अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन चलता था वो उसके रेलिवेंट नहीं था ऑन द अकाउंट होल्डर एंड देयरफॉर नेसेसरी इंक्वायरी शुड बी हैव। अब बताओ इस वाले में बैंक को लपेट लिया इसमें, तो आपको लगता है क्या इतना आप प्योरली काम कर पाएंगे बैंक में? नहीं सर, नहीं कर सकते ना, कि कहाँ कहाँ नहीं क्या सर। क्या ध्यान नोटबंदी रखे। के टाइम पे नोटबंदी के टाइम पे एकदम साधारण आदमी सब 1.5 लाख 2 लाख रुपए जमा करते थे सर, दूसरे का ला के। तो आपने मना क्यों नहीं किया? चलो अगला पॉइंट देखो, नेग्लिजेंस ऑफ कलेक्टिंग बैंक इन कलेक्टिंग चेक पेबल टू थर्ड पार्टी। इस वाले को देख लो जरा।
The collecting bank has to make necessary inquiry before any third party check are collected on behalf of its customer. यहाँ पर checks payable to officer in charge, ठीक है, were used by an individual to pay off his debt. There was an instruction in all the checks that it was negotiable by the concerned officer. यानी जिसके नाम चेक थे, ये ऐसा पता कब होता है, जब आप लोग बहुत सारे ड्राफ्ट बनाते हैं ना, जैसे यूनिवर्सिटी के नाम बनाते हैं, तो यूनिवर्सिटी का जो बंदा होता है पीछे क्या करता है, उसको इंडोर्स कर देता है और कह देता है हम इसको भेज रहे हैं, उसको पेमेंट दे दो. However, it was held that the fact that the checks were drawn in favor of the officer in charge should have put the banker on inquiry, and since no much inquiry was made, the banker नहीं. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बैंक एक बार सेटिस्फाई हो ले, उनसे पता कर ले कि भाई ये जो आपके चेक्स हैं वो यहाँ क्यों डिपॉजिट कर रहे हैं. ठीक है. अच्छा, मैं एक बार छोटा सा रैप अप ले रहा हूँ. सेक्शन 10 क्या कहता है? क्या कहता है? पेमेंट इन ड्यू कोर्स. जी, ड्यू कोर्स. 85 क्या कहता है? 89 क्या कहता है? 131 क्या कहता है? बोलो. 131 तो हम पढ़ रहे हैं ना, कौन सा है, किसको प्रोटेक्शन दे रहा? कलेक्टिंग बैंक को. कलेक्टिंग बैंक. कलेक्टिंग बैंक को दे रहा. 89 में सर वो इंस्ट्रूमेंट वो नहीं होना चाहिए. ऑल्टरेशन. 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 85 में वो ऑर्डर चेक और वो वाला सब था, क्रॉस चेक वाला वो और सब. चेक के बारे में, चेक का ऑर्डर और बियरर का कंडीशन चेक करना. 85 ए और बी बोलते हैं इसे. ठीक है. 1 और 2. हाँ. आगे देखिए. 131 नेगोशिएशन एक्सटेंड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द बैंकर व्हाइल. कब? किस समय? एक बैंकर को किस समय पर? ये वाला होगा. यस सर. ये तो होगा ना. मेकिंग पेमेंट ऑफ ए चेक एंड ड्राफ्ट. ऑल ऑफ द अबव भी होगा सर इसका, ये लगता है चारों. इंडोर्सिंग पेमेंट ऑफ ए चेक एंड ड्राफ्ट. जब कलेक्शन करता है किसी का तो उस समय ये वाला काम करता है बैंक है? बोलो भाई. नहीं, पेमेंट तो नहीं करता है. नहीं, इंडोर्समेंट करता है. एंडोर्स भी कहाँ करता है, वो भी कहाँ करता है, सिर्फ रिसीविंग ही इंडोर्स नहीं करेगा. करता. रिसीविंग ही करेगा ना. केवल उसको जो प्रोटेक्शन मिल रहा है हमको, वो प्रोटेक्शन किस में मिल रहा है? रिसीव करने में पेमेंट. हाँ, ठीक है. अगला, द ड्यूटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक टू क्लेम प्रोटेक्शन हैज बीन लेड डाउन अंडर. कौन से एक्ट में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. नहीं, पेनल्टी, प्रोटेक्शन सब इसी में. In the absence of proper reference, the banker can be held liable on the grounds of negligence. negligence. When a banker receives information that checks for collection is lost, बैंक को क्या करना चाहिए? Inform the drawer. ये तो बिल्कुल नहीं है. ये वाला होगा.
डी दिया हुआ है। ड्रो ड्रो एक्सरसाइज ड्यू कॉशन while collecting the check. A banker receives information that the check for collection is lost. The banker should ये करेक्ट है सर। हम्म मतलब ये तब तो तक कुछ नहीं बैंकर करेगा से कलेक्टिंग बैंक। इंफॉर्मेशन मिल ही गया सर। तो अगर पेमेंट के लिए आता है तो उसके कॉशन तो रखना पड़ेगा सर ना। इसमें एक चीज मुझे गड़बड़ लग रहा, ये कौन से बैंक वाले की बात कर रहा? सर इसमें जैसे ड्राई को करेगा तो ड्राई भी तो बैंक में ही देगा सूचना। सर ये पुराना क्वेश्चन है, आज के सीटीएस वगैरह क्लियरिंग में रिलेवेंस नहीं है सर। मतलब चेक कब लॉस्ट हुआ, मतलब बैंक में आने के बाद ट्रांजिट में लॉस्ट हुआ ना, मतलब तो आजकल हाँ, तो तो चेक आजकल अपने ट्रांजिट पास ही होती रख नहीं। लेते हैं। एक जगह और होता है, सुनो, आपके काउंटर पे कोई आया और आपको चेक दिया, और चेक यस सर, लेने के बाद आपसे क्या ले लिया उसका? टोकन। काउंटर फाइल जी ले लिया, ठीक है। हाँ दोबारा घूम के आया पीछे से और उस चेक को उठा लेके ले गया और किसी दूसरे बैंक में जमा करवा दिया, थोड़ा सा उसमें मैनिपुलेशन करके। अब आपसे वो लड़ाई कर रहा है कि मेरा चेक कहाँ गया, लेकिन उस चेक का फोर्ज करके कहीं और पेमेंट ले लिया हो। ऐसी पोजीशन कभी कभी आ जाती है। ये सर। चलो ठीक है। कोई वेबसाइट में कोई अपडेट तो नहीं है ना? क्यों जी, कल होगी अपडेट। एक टॉपिक और देख लेते हैं हम लोग, कोई छोटा सा होगा ना टॉपिक, उसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज ले लेते हैं, बहुत छोटा सा होगा और केवल उस बातों पे डिस्कस करेंगे जो आपने, जो कुछ नई जैसी न्यू टाइप की, ठीक है। अच्छा, ये जो यूनिट के सीरियल नंबर है ना, किसी के पास पुरानी बुक होगी तो उसमें यूनिट कौन सी दे रखी होगी? ये 9 9। क्यों, ऐसा क्यों है, पता है आपको? एक चैप्टर है एक चैप्टर ऐड हुआ होगा कहीं पे। हाँ, और वो कौन सा चैप्टर है? पता नहीं क्योंकि पुरानी बुक है मेरे पास। चलो दिखा देते हैं। आपका जो चैप्टर जुड़ा है वो मॉड्यूल ए में, ये लास्ट चैप्टर देखिए आप, क्या है? फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से न्यू लीगल रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है। ये चैप्टर नया जुड़ा है। तो पहले इसमें क्या होता था कि यूनिट 5 होती थी, अभी यूनिट कितने हो गए? 6 6 हो गई, और इसलिए वो सारा सीरियल जो है डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप यूनिट के नेम को ध्यान रखना, ठीक है।
चलो ये देखो सामने, टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, यानी लोन कितने तरह के होते हैं। तो पहला तो पॉइंट आता है, कौन से तरह के लोन होते हैं, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड का मतलब जिसमें इमीडिएटली पैसा लगता है बैंक का, जैसे सीसी, ओडी और आपका डिमांड लोन, टर्म लोन, ठीक है, इमीडिएटली, ठीक है। और नॉन फंड बेस्ड वो होती है कि जहां पे फ्यूचर में, अभी कैसी लायबिलिटी है आपकी, कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट लेकिन बाद में कैसी लायबिलिटी हो जाएगी, एब्सोल्यूट। मींस अभी आपको किसी प्रॉमिस के लिए पैसा इन्वॉल्व करना पड़ सकता है किसी पर्टिकुलर डेट में, और जब उस डेट में आप पहुंचे तो हो सकता है देना भी पड़े, हो सकता है नहीं देना पड़े, ठीक है। फंड बेस्ड में सीसी, टर्म लोन और बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस का मतलब हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, आप लोग क्या चेक भी परचेज करते हैं? करते हैं सर। मतलब उसका पेमेंट कलेक्शन के बाद देंगे, ऐसा होता है? हाँ सर, होता है सर। अगर आपकी ब्रांच बहुत रूरल में है तो आप क्या करते हैं, उस चेक को बाई पोस्ट भेजते हैं, हाँ सर, लॉन्च करना पड़ता है। सर। तो डे ज्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो डे जब ज्यादा हो जाते हैं तो बैंक ने एक फैसिलिटी दे रखी है, आप उसको सही, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, हेलो, अभी आ रही है आवाज? यस सर। हाँ आ रही है सर। ठीक। तो नॉन फंड बेस्ड में आपका बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्टेंस फैसिलिटी। हाँ, कुछ पूछना है? एक्सेप्टेंस फैसिलिटी क्या होता है इसमें? एक्सेप्टेंस फैसिलिटी एक तरह से जो आपके ये नहीं होते सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज Yes, होती है ना, sir. जो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड किसी डील को आप पहले से एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो ड्यू डेट आने पर वहां पर आप उतना इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह का एक फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर में कोई प्रॉमिस कर रखा है आपने, तो वो आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है, ऑनर करना पड़ता है। उसका पेमेंट आपने नहीं देना था, देना किसी और ने था, लेकिन वो नहीं देगा तो फिर आपको देना पड़ता है। हमारे बैंक में यूज नहीं होती है। कैश, क्रेडिट और हाँ, चलो 1 मार्क्स, 1 क्वेश्चन पक्का वाला। ये पूरे एग्जाम में ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में
कहीं ना कहीं मिलता है, और ये केवल लागू होता है सीसी और ओडी अकाउंट। ठीक है, और इसके बारे में जो बात है वो ये है कि जिस दिन किसी भी कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद सीसीओडी अकाउंट में फर्दर कोई भी चेक ड्रॉ नहीं करना है, फर्दर कोई भी चेक ड्रॉ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या बात है इसमें देखो, अ कस्टमर विथड्रॉ मनी द अकाउंट बीइंग डेबिटेड फॉर द अमाउंट एंड व्हेनेवर द अमाउंट पे द अकाउंट बी क्रेडिटेड। तो वो पहले डेबिट कर रहा है और फिर क्रेडिट कर रहा है, फिर डेबिट कर रहा है, फिर क्रेडिट कर रहा है। ठीक है, अंडर द लॉ ईच आइटम ऑफ डेबिट फॉर्म्स ए सेपरेट लोन। यानी अगर आपने 500 रुपए का चेक काटा तो 500 रुपए का क्या ले लिया आपने बैंक से, लोन ले लिया। लोन। लोन। फिर आपने 5,000 का चेक काटा, फिर आपने 8,000 का काटा, तो आपने कितने लोन ले लिए कुल मिला के, 3 लोन ले लिए। ईच क्रेडिट एज ए रिपेमेंट ऑफ अर्लीस्ट डेबिट। अब आपने यहाँ पे 6,000 रुपये जमा किए, तो 6,000 रुपये जमा किए तो कितने लोन के लिए जमा कर दिया आपने, 2 लोन इनके लिए, यानी ये वाला लोन रिपे हो गया। ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके जो सीसी लिमिट थी उसमें किसी पार्टनर की क्या हो गई थी, डेथ। और डेथ के बाद उसने कितने रुपए जमा कर दिए, 6,000 रुपये। तो आप क्या करेंगे, कोई अगला चेक आया तो इन 6,000 का चेक विड्रॉ कर देंगे ना, बोलो। जब डेथ हो गया तो नहीं करेंगे। डेथ लेकिन हो गया कब तो नहीं फिर- करेंगे, जब आपको इंफॉर्मेशन भी मिल गई और आप इस बात को समझते भी हैं। क्योंकि अगर आपने ये 6,000 रुपये डेबिट कर दिए तो इसका मतलब है इस 6,000 पर उन लोगों की लायबिलिटी नहीं बनती। और आगे देखो, द एस्पेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डेबिट आइटम बाय सब्सिक्वेंट क्रेडिट वाज फर्स्ट इनसिडेंट इन केस कॉल्ड द क्लेटन केस। तो क्लेटन केस में ये बातें निकल के आई। इन दैट केस द कोर्ट हेल्ड that the first sum of money paid into account is deemed to repay the first item recorded in debit side. For example, अब इसमें एग्जांपल दिया, if there are 2 item of debit side, कौन कौन से, 1,000 का और 500 का, 1,000 का है और 500 का है, 1500 और 6 मार्च को 750 रुपये जमा हो गए, 6 मार्च को। ठीक है, ये वाला 3 मार्च का था और पहला वाला ये 3 का था, ये 6 का था। ठीक है, और 12 मार्च को जमा हुआ है। The sum will be appropriated first by reducing earlier debit of 1,000 rather than discreting a charge the later debt 500। तो ये जो है इस पैसे ने किसको डिस्चार्ज किया, पहले वाले को। 1,000 वाली। This creates problem for recovery for the bank. Hence, banker to avoid rule of Clayton case agree on the method of appropriation and treat all debit as one debit। कि जो भी डेबिट है उसको एक वन डेट की तरह ट्रीट करता है। अब यहाँ पर देखना कि क्लेटन रूल को अवॉइड करने के लिए वो इस पूरे पैसे को जमा कराता है, पूरे पैसे को जमा कराता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखना जरा, बैंक नॉट टू टर्मिनेट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विदाउट नोटिस। यहाँ पर उसी फैसिलिटी को टर्मिनेट करने के लिए कुछ पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ओडी दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में, नॉट टू बी कैंसिलेबल यूनिलेटरली। तो इसमें क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें पहले से कह दिया गया कि आप क्या करेंगे कि किसी एक के कहने पे, मतलब यूनिलेटरी मतलब एक तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे। तो इंडियन आईओबी और गुजरात हाई कोर्ट की बात है, अ फर्म
ने टेम्परेरी ओडी फैसिलिटी ले ली, कितने रुपए की? 5000 की, 4 years की ले ली. No document was executed, nor was any security furnished. Bank unilaterally, without notice, terminated the facility, with the result that a check is drawn by firm was dishonored हो गया. The bank, on the ground that there was insufficient balance in the account, the firm claimed damage for wrongful dishonor of the check. Both trial court and appellate court claim on the firm. A further appeal by the High Court was dismissed, in which High Court ने क्या ऑब्जर्व किया? The bank grant overdraft facility in order to earn the interest. Its constituents enjoy the overdraft facility to develop their business. Therefore, both are deeply interested such an agreement. Such an agreement, euphemistically called by Mr. Chhatrapati as a facility, is nothing but a contract. उन्होंने कहा कि भाई ये जो फैसिलिटी है ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट सेटल्ड है, तो इसको कैन बी inferred from the conduct of the party, the enjoyment of the draft facility for a period for 4 years unfailingly points conduct of the bank. तो उसने कहा कि 4 year तक ये चीज यूज होनी है. A temporary overdraft facility is not one which can be terminated unilaterally at the sweet will of the bank. बैंक चाहे तो कैंसिल कर सकता है, ऐसा नहीं है. जब तक उसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को क्या देना पड़ेगा? नोटिस. नोटिस It is temporary because it is intended to be permanent and everlasting arrangement. Sometimes a constituent is required to square up his account at the end of every half financial year. Merely because of the overdraft is called temporary overdraft, it does not militate against the plaintiff drawing a check upon the bank in favor of its constituent and in getting it honored by the bank. तो लास्ट में क्या बोला उसने कहा बैंक अगर ओवरड्राफ्ट को टेम्परेरी भी बोल रहा है तब भी उसको उसके चेक को क्या नहीं करना है? डिसऑनर नहीं करना है. और अगर उसे डिसऑनर करना है तो उसे पहले जो टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट दिया था उसने, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले उस एग्रीमेंट को उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा. बिना बताए अगर उसका कोई चेक आता है तो आप उसे डिसऑनर नहीं कर सकते. तो इसमें एक ही बात है कि आप विदाउट नोटिस कोई भी उसकी लिमिट या वो क्या नहीं करेंगे. बोलो. विदाउट नोटिस उसका ओवरड्राफ्ट लिमिट को बंद नहीं करेंगे सर. बंद नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे. ठीक है. तो सर लेने के टाइम भी कहाँ ले डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद अगर नहीं दे रहा तब नोटिस देके बंद करेंगे सर. नहीं, नोटिस आपने दे दिया ना तो उसको इंफॉर्मेशन मिल गई ना. हाँ सर लेने के टाइम कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना, चाहे मुझे जमा नहीं हुआ हो. नहीं तो वही तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका हो गया, आपने बोल दिया कि हम आपको टेम्परेरी ओडी लिमिट दे रहे हैं, ठीक है, और उसके चेक आए, चेक को अगर आपको डिसऑनर करना है तो पहले कस्टमर को नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए, और नोटिस के बाद वो चेक भेजता है तो डिसऑनर कर दीजिए. तो सर इस केस में कहाँ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हुए ही नहीं ना पहले. नहीं, लेकिन वो एग्री कर दिया ना बैंक ने. वंस अ बैंक ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओके, कर दी, दे दी उसने, चाहे डॉक्यूमेंट हुए नहीं हुए, भूल से हो गए, जो भी हुआ, लेकिन उसने कह दिया, एक लेटर भेज दिया कि आपकी लिमिट बना दी गई है, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसे. और क्लेटन रूल्स में सर अगर वो एक्सपायर हो गया तो वो बताएगा नहीं, तब तक तो हमें पता चलेगा ही नहीं ना. तो तब तक तो चलेगा ना, मतलब पता नहीं है तब तक तो हमें. बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर उसने प्रूफ कर दिया मैंने नहीं, इनको बताया तो पता था फिर भी चेक पेमेंट करे जा रहे थे. मतलब हमें पता नहीं होना चाहिए, बैंक को पता नहीं होना चाहिए, तब तक चलता है. हाँ, बहुत पक्का वाला पता नहीं होना चाहिए. ओके.
मतलब डेथ अगर सर्टिफिकेट जमा बैंक नहीं होना उसने चाहिए साबित कर दिया कि भाई ये तो बैंक को पता था और बैंक पेमेंट करे चले जा रहा है, ठीक है, सर ऐसा हो तो सकता है ना, कोई डिपॉजिट अकाउंट हो, उसका डेथ क्लेम सेटल कर दिया और ओडी चलाया जा रहा है बैंक, डेथ क्लेम सेटल कर दिया, तो ओडी इस चलाया जा केस रहा में तो फंस जाएगा। है, बिल्कुल फंसेगा। वो तो वही मतलब इसको बोलते हैं इम्प्लाइड इंफॉर्मेशन। एक तो होती है जैसे कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन, हाँ, कंस्ट्रक्टिव में क्या है, स्पेशल लेटरबाजी होनी चाहिए। इम्प्लाइड का मतलब जैसे अब पता लगा आपके बगल वाला पड़ोसी है, सीसी लिमिट ले रखी है उसने, और कल आप आ रहे थे तो बहुत भीड़ लगी थी, आपने पूछा तो उन्होंने बताया जी डेथ हो गई, ठीक है, हाँ, और आपने आके क्या करा, उसके चेक पेमेंट कर दिए और ये बोला कि मुझे तो चिट्ठी नहीं आई कोई। नहीं सर, जैसे हो सकता है ना, जैसे कि दो पार्टनर हैं, हाँ। और एक पार्टनर का सेविंग अकाउंट हमारे पास चल रहा है, एफडी भी चल रही है और उसका सीसी भी चल रहा है। हाँ। तो एक पार्टनर मर गया, उसके घर वाले आए, उन्होंने बोला कि हमारा डेथ हो गई है, सेविंग अकाउंट के पैसे नॉमिनी को दे दीजिए, सेविंग अकाउंट का डेथ क्लेम सेटल कर दीजिए। कर डेथ दिया क्लेम बैंक ने। सेविंग अकाउंट का कर दिया, लेकिन सीसी चल रही है। तो वही मत इग्नोरेंस हुई ना ये तो वो एक तरह से माना जाएगा कि आपको मालूम है वो बात, ठीक है। ठीक है। टर्म लोन डिमांड लोन में जो टर्म लोन होते हैं 3 तरह के होते हैं। ये नॉर्मली शॉर्ट टर्म लोन है 1 ईयर, ये 3 to 5 और मोर देन 5। इसका कोई बहुत सर्टेन रूल नहीं है। लॉन्गर वाले 20-30 साल के हो जाते हैं। टर्म रिलेटेड लोन्स में एक ये केस लॉ पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ रिपेमेंट क्या होता है, आपने किस्तें ज्यादा देनी शुरू करी, तो उसमें क्या बोला, अ क्वेश्चन दैट केम फॉर अ डिसीजन इन द केस was whether a provision in the hypothecated bond to the effect that an default of the borrower is paying any of the installment, the lender would entitled to recover the whole of the debt due। ये वाली बात समझ में आई। अगर आपका लोनिंग यानी बोरोवर अगर आपकी कोई डिफॉल्ट करता है तो आप एंटाइटल्ड हो जाते हैं क्या करने के, उसको फिर कॉल बोलेंगे कि करने भाई के, लोन तुमको क्लोज पूरा करना दे दो पड़ेगा। भैया, ठीक है, हाँ, इंक्लूसिव ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट इन वन लम्प सम इज लीगल, ठीक है। केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हुआ है। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया तब बैंक नहीं ले सकता आपसे, ठीक है। लेकिन ये हेडिंग क्या है, ये हेडिंग क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ रीपेमेंट। नहीं ये जो मैंने अभी ये किया, लॉ लॉ रिलेटिंग टू टर्म लोन। टर्म लोन से रिलेटेड है ये तो। लेकिन डिमांड लोन में, डिमांड लोन और टर्म लोन में एक बेसिक फर्क यही होता है। पता है क्या फर्क होता है, डिमांड लोन में बिना डिफॉल्ट के भी कॉल हो सकती है, लेकिन कस्टमर क्यों नहीं परेशान होता इस बात से, क्योंकि आमतौर पर डिमांड लोन या तो एफडी गोल्ड या एफडी पर एफडी या एनएससी या किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी, मींस वो सिक्योरिटी का पेमेंट हुआ और डिमांड लोन बंद हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो टर्म लोन होते हैं, टर्म लोन में आपका जो सिक्योरिटी है उसको रियलाइज करने में समय लग सकता है और वो हो सकता ना हो रियलाइज, ठीक है। अभी लॉजिक समझ में आया कि एफडी के अगेंस्ट में क्यों डिमांड लोन देते हैं, हाँ क्योंकि डिमांड लोन का मतलब है आपको उसे कभी भी डिमांड करने की पावर है। और डिमांड लोन में कौन कौन से आते हैं पता है आपको, सीसी, करंट अकाउंट और प्योरली डिमांड लोन। ये किस नेचर के लोन्स होते हैं बैंक के लिए, जिनको बैंक कभी भी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है, रिकॉल कर सकता है। लेकिन टर्म लोन को कभी भी बीच में रिकॉल नहीं कर सकता, अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो ही कर सकता है, ठीक है। टाइम विद इन विच अ सूट फॉर रिकवरी शैल बी फाइल, कब किया जाएगा सूट फाइल, तो सूट फाइल के लिए एक तो लिमिटेशन पीरियड वाला है, ठीक है। ये लिमिटेशन पीरियड वाला टॉपिक हुआ आपका, नहीं हुआ ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी कराएंगे हम, बहुत जल्दी से हो जाता है।
और इसमें से 2 मार्क्स सॉलिड आते हैं। लिमिटेशन एक्ट का टॉपिक है ना मॉड्यूल सी में, एक 2 पेज का है 3 पेज का है, ठीक है। In the event of a default in the payment of installment, bank can institute a suit for recovery, ठीक है। Beside the bank is entitled to wait until the due date of the last installment। तो वो क्या करता है कि जब उसकी बहुत सारी इंस्टॉलमेंट है, यहाँ से डिफॉल्ट आ गया, तो वो यहाँ पर ही क्या कर सकता है, केस कर सकता है। जरूरी नहीं कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाए। क्यों? उसका रीजन है, अगर इनके बीच का गैप मोर देन कितना है 3 ईयर, तो हो सकता है कि जब लास्ट वाली को लेने जाए तो वो सूट क्या हो जाए, टाइम सीट कर जाए, टाइम बार्ड, ठीक है। तो इसने यहां बोला हुआ देखो, लिमिटेशन इन द केस ऑफ टर्म लोन कितना है 3 ईयर फ्रॉम द डिफॉल्ट ऑफ द पर्टिकुलर ईएमआई। अब आपने अगर यहां क्लेम नहीं किया और आप चलते जा रहे हैं, आप 5 ईयर की जो ईएमआई है यहां पर आपने सूट लगाया और आपकी ये सारी ईएमआई अभी नहीं आई है, तो आपको कौन सी कितनी ईएमआई तक मिलेगा पता है आपको? 3 साल, 3 साल तक। यहां से पीछे 3 साल तक, मीन्स इसके ऊपर की ईएमआई को आप क्या नहीं कर सकते, क्लेम नहीं 2 कर ईयर सकते। की ईएमआई को क्लेम नहीं कर सकते। अगर वो बोरोवर देगा भी तो कोर्ट कितने का आदेश करेगा, 3 साल का। इतने का आदेश करेगा, ठीक है। However, if doing so, the time limit gets over in case of some earlier defaulted installment, bank loses its rights such as unpaid, जो मैंने अभी बताई वही बात है यहाँ पे, ठीक है। बिल फाइनेंस में देख लो, थोड़ा सा ये आपके लिए नया हो सकता है। तो इसमें बोला हुआ है जनरली द बिल फाइनेंस इज कंडक्टेड थ्रू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn by the borrower to third party, ठीक है। The method of bill finance depending upon the payment obligation incurred by the, कौन कौन से होते हैं? पहला बोला बिल डिस्काउंटिंग एंड बिल परचेज, क्या फर्क है इसमें? बोलो। बिल डिस्काउंटिंग में, डिस्काउंटिंग मतलब बिल लेकर आ गया और हमने उसको पैसा दे दिया अपने कस्टमर को, वो जो अभी ड्यू नहीं हुआ, हाँ। जो अभी ड्यू नहीं हुआ। और परचेज में क्या होता है, ड्यू हो गया है। ठीक है। अच्छा, चेक को हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं या परचेज करते हैं? परचेज। चेक को हम परचेज करते हैं या क्या करते हैं, नेगोशिएट। और नेगोशिएट को हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, कलेक्शन, ठीक है। नेगोशिएट करना का मतलब डील करना उससे। और अगर आपका चेक परचेज हो रहा है या नेगोशिएशन हो रहा है, दोनों ही केस चेक में तब होते हैं जब चेक क्या हो जाए, डिसऑनर। ड्यू हो जाए, नहीं, ड्यू हो जाए। देखो फिर समझो बात को, जो भी चीज ड्यू हो चुकी है वही चीज परचेज हो सकती है। जैसे इधर देख रहे हैं, चाहे वो बिल हो चाहे वो चेक हो, लेकिन चेक का कलेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और बिल जो है क्या है, डिस्काउंटिंग हो रही है। कौन से वाले बिलों की डिस्काउंटिंग होती है, ड्यू नहीं, जो भी ड्यू नहीं हुए, ठीक है। फ्यूचर में आगे होंगे अभी। ड्रॉई बिल एक्सेप्टेंस, बिल को एक्सेप्टेंस, दो चीजें इसमें और दी हुई है। In all these cases, banker undertakes an obligation
and depending on the nature of the bill finance the first two are fund based, यानी इन दोनों में बैंक का पैसा लग जाता है, एंड द लास्ट इज नॉन फंड बेस्ड, इसमें बैंक का पैसा कब लगता है, जब वो बिल क्या हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा क्या है। देखो बिल को समझिए पहले, आपका जो सेलर होता है उसी को हम बिल का क्या बोलते हैं, ड्रॉअर। जो आपका बायर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रॉइंग। नहीं ड्रॉइंग नहीं, एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर हो गया। नहीं, जब भी आप बिल की बात करें ना तो बैंक को किनारे रख दें, ठीक है। बिल की जब भी बात हो तो बैंक की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए बीच में। ये सेलर और बायर के बीच में एक प्रॉमिस है, ठीक है। जो सेलर गुड्स या सर्विसेज देता है उसके बदले में ये बिल ऑफ एक्सचेंज जनरेट होता है, और ये उसका ड्रॉअर है, ये उसका एक्सेप्टेंस करता है। और सेलर के पास इस समय कौन सा इंस्ट्रूमेंट आ गया, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। अब सेलर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके वो या तो इस काम के लिए आएगा बैंक में, ठीक है। और जब वो इस काम के लिए आ रहा है तो आप बिल डिस्काउंट करोगे या परचेज करोगे, ठीक है। लेकिन अगर इस बिल ऑफ एक्सचेंज में इस बायर के साथ एक और एक्सेप्टेंस आती है, किसकी, किसकी बोलिए, बैंक की, एसबीआई बैंक की। इसी को बोलते हैं बिल्स को एक्सेप्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, बिल्स को एक्सेप्टेंस। नई बात समझ में आ रही सर अब ज्यादा हो गया सर। है? अरे बहुत इजी है, सब लोग जरा अपना एक बार गर्दन जोर से ऐसे हिलाओ और फिर मैं बताता हूं आपको, फिर बता रहा हूं अगेन। क्या ये वाला प्रोसेस तक कोई डाउट है? नहीं नहीं है ना डाउट। अब सेलर कहता है कि भैया जो तुम हो बायर, मुझे तुम्हारी बात पर क्या है, थोड़ा सा डाउट है। डाउट है, मुझे किसी बैंक से इस पे साइन एज एक्सेप्टर और करा दो। इस कंडीशन में एसबीआई एक को एक्सेप्टर हो गया। क्या हो गया, को एक्सेप्टर हो गया। अब यहां इसने बोला हुआ है कि ये जो को एक्सेप्टेंस वाला बिल है, मामला है, उसको कौन सी फैसिलिटी बोला हुआ उसने, नॉन फंड बेस्ड। इसलिए बोला हुआ है कि पैसा पहले वो किससे मांगेगा, बायर जब ड्यू होगा बिल, बायर बायर से मांगेगा। और बायर अगर फेल हो जाए तब किसके पास आएगा, बैंक के पास आया। बैंक में। और जब बायर फेल हो गया, उस फेल होने को ही, उस फेल होने पर ही ये वाली फैसिलिटी क्या बन जाएगी बैंक के लिए, फंड बेस्ड। फंड बेस्ड। अभी क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया। यस सर। चलो आगे देखो। द सब्जेक्ट हैज बीन डेल्ट विद इन मोर डिटेल इन द चैप्टर लॉ रिलेटेड टू बिल फाइनेंस। बिल फाइनेंस का एक चैप्टर है वहां पे। अच्छा, नॉन फंड बेस्ड में देखो जरा, गारंटी पता है आपको, एलसी पता है, इसके बारे में और समझिए। अंडर राइटिंग एंड क्रेडिट गारंटी। अंडर राइटिंग क्या होती है, अंडर राइटिंग क्या होती है, रिस्क को ओन करना। क्या करना, कि कोई दो लोग कोई काम कर रहे हैं, जैसे शेयर्स हैं, शेयर्स मार्केट में आईपीओ लेके आया और उसमें
10% शेयर क्या रहे? अनसोल्ड। अनसोल्ड रहे। तो अनसोल्ड जो होंगे उनको बैंक ने खरीदना होगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया शेयर के मामले। अब इसको और तरह से समझो कि कोई भी ऐसा ट्रेड जिसमें कुछ पोर्शन नहीं वो हो पाया तो उसके अगेंस्ट में एक गारंटी लेना। ठीक, इसको यहां देख लो जरा, यहां पढ़ो जरा। Beside the above non-fund based limit, some banks do underwriting and credit guarantee business. The risk under this activity involves obligation to banker to provide fund or pay, कि अगर जरूरत पड़ी तो ये अंडरराइटिंग किसको कर रहा है? ये 10% पैसा बैंक किसको देगा? बोलो। आईपीओ वाली कंपनी को, जिस कंपनी को देगा, आईपीओ लाएगी वो। उसका शॉर्टफॉल पूरा करेगा और अगर पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा तो कितना देगा? 100%। तो बिल्कुल नहीं देगा। सब्सक्राइब हुआ तो कुछ नहीं देगा नहीं ना, देगा ना। नहीं देने का मतलब, इसका मतलब वो देना भी पड़ सकता है और नहीं भी देना है। नहीं भी देना। तो जहां पर भी देना भी पड़ सकता है उस फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं? नॉन फंड बेस्ड। नॉन फंड बेस्ड। ठीक है। अच्छा, यहां पे आ गया था इन द इवेंट ऑफ द फेलियर ऑफ द बोरोवर टू रेज मनी। तो मैंने जो बताया ना आपको, ये रेज मनी का तो एग्जांपल हुआ। और टू रिपे मनी आफ्टर द एडवेंट ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। वही आ गया। मर्चेंट बैंकिंग को जब हमने बताया था, इसका सीधा सीधा रिलेशन किससे है? इक्विटी से है। हाँ, इक्विटी जो इक्विटी इक्विटी अवेलेबिलिटी कराई जाती है वो इसी मर्चेंट बैंकर द्वारा कराई जाती है। दिस टाइप ऑफ लेंडिंग बाय कॉमर्शियल बैंक इज ऑन डिक्लाइन। क्यों? डिक्लाइन। क्योंकि ये काम कौन कर रहे हैं? मर्चेंट बैंकर्स कर रहे हैं। हाँ, और मर्चेंट बैंकर कभी भी बैंकर नहीं होते। मेरी बात सुनी आपने? हाँ। मर्चेंट बैंकर कभी भी बैंकर नहीं होते। इसका मतलब इनको आरबीआई क्या बैंकिंग का लाइसेंस इशू नहीं करती? नहीं, बैंकिंग का लाइसेंस इशू नहीं करती, उनसे कोई मतलब नहीं रखती। इनको कौन मतलब रखता है? सेबी। 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 कुछ क्लियर हुई बात? ठीक है। हाँ। यस सर। डेरिवेटिव प्रोडक्ट। अब बात हुई किसकी? डेरिवेटिव प्रोडक्ट। डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं कुछ जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलते जुलते थोड़ा सा नए जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। जैसे एप्पल है, एप्पल का डेरिवेटिव प्रोडक्ट बता सकते हो कोई क्या होता है? क्या लिखा? जैम। जैम। जैम लिखा था। हाँ, जैम। और जेली। और सेब का क्या बनता है? जूस। जूस। और अगला वाला जरूरी नहीं कि जैसे हो। नहीं, सैलड। फ्रूट सैलड। हाँ, सैलड। च्यवनप्राश भी बन सकता है। च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश के साथ क्या बन सकती है? चटनी। चटनी। अब अगला वाला जरूरी नहीं कि सी से हो। मुरब्बा भी बन सकता है। चलो, तो ये समझ में आया कि डेरिवेटिव क्या होते हैं? मेन प्रोडक्ट से मिलते जुलते नए प्रोडक्ट को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। और डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो होते हैं वो हैज करते हैं। क्या करते हैं? हैज।
हेजिंग क्या होती है सर? हेजिंग करते हैं। हेजिंग का मतलब आपके इस मेन प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं कि इससे जो होने वाला नुकसान है, चाहे वो करेंसी का हो, चाहे वो इंटरेस्ट रेट का हो, नुकसान का मतलब रिस्क, अपने रिस्क को कम करने के लिए ये करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, एप्पल को 5 दिन रखोगे तो छठे दिन शायद वो खराब हो जाए। उस नुकसान को बचाने के लिए आपने क्या बना दिया, उसके बाई प्रोडक्ट, जैम बना दिया। ठीक है। तो इसी तरह बैंकिंग में भी अदर क्रेडिट फैसिलिटी में क्या बोलता है, देखो इसे, फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, also extends various other miscellaneous credit facilities depending upon the constitution of the borrower. For example, in case of individual borrower, many of the bank extending personal loan purchase, ये तो नॉर्मल बात है, सब कुछ हो ही रहा है आजकल, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है? हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, बैंक क्रेडिट फैसिलिटीज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू, किसमें, लेट्स सम क्वेश्चन का ये, कैश क्रेडिट फैसिलिटी इज फंड बेस्ड, फंड बेस्ड, बिल्स को एक्सेप्टेंस, फंड बेस्ड, नॉन नॉन फंड, फंड बेस्ड। पक्का? हाँ हाँ पक्का। सर। पक्का। ये अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कितना अच्छा रहे ना। तो अच्छा, पर ये आएगा तो कितने मार्क्स का होगा? हाफ मार्क्स 0.5। लेकिन Point- एक बात तो पक्का है, सुनो एक बात तो पक्का है, ये वर्ड शायद आज ही क्लियर हुआ होगा, हाँ है ना। चलो, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग सूट टर्म लोन 3 में years, क्या बोला? 3 years। यस, और 3 years में हमेशा ध्यान रखना, डेट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ईच कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट कैन बी इम्प्लाइड। लाइट तो है ही, इम्प्लाइड तो बोथ है है ही, सर। हाँ लेकिन कैसा होना चाहिए? एक्सप्रेस भी है। वो नहीं पता। यस। रिटेन। रिटर्न और एक्सप्रेस। अरे कोई ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर कहे आपसे कि अरे कल ले जाना अपने खाते से पैसा, क्या लिखना, क्या साइन करने, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, एक्सप्रेस, ठीक है। तो इसमें जो है आंसर दिया हुआ इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। अब इम्प्लाइड क्यों है? क्योंकि ये दो नाम अगर आपको दिए जा रहे हैं, कहाँ पे दिए जा रहे हैं? आपसे फोन करके कहा जा रहा है कि आपकी सीसी लिमिट हो गई है, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? इम्प्लाइड, इम्प्लाइड है कि अब मैं पैसा इससे निकाल डाल सकता हूं। और एक्सप्रेस क्यों है? क्योंकि ये सारी कहानी एग्रीमेंट के थ्रू होती है, ठीक है। चलो, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनकी हमें ऐसा लगता है कि अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, सारे हम लोग कवर कर देंगे। और आप लोग अब फिर अगेन रिक्वेस्ट है मेरी, कोई भी वो नहीं करे, अभी तक अपने वो नहीं छोड़े। आज एक क्लास आपकी शाम को भी है, पता है आपको?